इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कैश पर टैक्स, ये हमारा आज का सवाल है, क्योंकि सरकार तेजी से कैशलेस सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ाना चाहती है और इसी के चलते कैश के लेन देन पर फिर से टैक्स लगाने की सोची जा रही है। हालांकि 2005 में भी इस प्रकार का फैसला लिया गया था, लेकिन बजट में इस बार फिर से इसका ऐलान किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका आपकी जिंदगी पर क्या होगा सर, और इस पर अपने एक्सपर्ट्स की भी हम राय लेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी कैश पर ज्यादा यकीन करते हैं तो इस बार के बजट में आपको झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार बजट में कैश पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एक तय लिमिट से ज्यादा बैंक से कैश निकालने पर सरकार टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर फैसला राजनीतिक लीडरशिप को ही लेना होगा, क्योंकि इस फैसले को लागू करना इतना आसान नहीं है। गौरतलब है कि काले धन पर बनाई गई एसआईटी ने सरकार से पहले ही सिफारिश की थी कि 3 लाख से ज्यादा के कैश विड्रॉल पर टैक्स लगना चाहिए और एक व्यक्ति अपने पास सिर्फ 15 लाख कैश ही एक समय पर रख पाए। Our suggestion was nobody should be permitted to hold more than 10 lakhs to 15 lakhs rupees cash. And second suggestion, other suggestion is that whosoever withdraws more than 10 lakhs rupees from the bank, they would be under observation. इसके अलावा पार्थ सारथी सोम ने भी बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स यानी BCTT की सिफारिश की थी। सरकार की पूरी कवायद कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की है। दिसंबर से अब तक कैशलेस ट्रांजैक्शन में 43% का उछाल आया है। जानकारों का कहना है कि कैश रखने की आदत से सरकार को ज्यादा नोट छापने पड़ते हैं, जिससे उसकी कॉस्ट भी सरकार को वहन करनी पड़ती है, जबकि डिजिटल पेमेंट से सरकार को इसकी कॉस्ट सहन नहीं करनी पड़ती। एक स्टडी के मुताबिक सरकार को हर साल करेंसी ऑपरेशंस में करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद सरकार करेंसी ऑपरेशंस में खर्च होने वाले पैसे को भी बचाना चाहती है और यही वजह है कि पूरी कवायद कैशलेस करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कैश रखने पर अब टैक्स लग सकता है, आपको तय सीमा तक ही टैक्स रखने की छूट मिल सकती है, ऐसा प्रावधान सामने रखा गया है। 3 लाख से ज्यादा की कैश निकासी पर टैक्स और सिर्फ 15 लाख कैश रखने की इजाजत मिले, ऐसा एसआईटी ने कहा था। लेकिन ये कितना वायबल है, कितना आपके लिए सही साबित हो सकता है? क्या आने वाले बजट में कैश पर टैक्स लगने की बात सामने आ सकती है? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास गेस्ट हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट असीम चावला, टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन हमारे साथ हैं, जो कि टैक्स के मामलों में हमसे इस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर ईडी एससी सिन्हा हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इनफैक्ट हर पहलू पर बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में ये कितना फायदेमंद और कितना इम्पैक्ट इस पर होगा। लेकिन एससी सिन्हा जी, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर कैश पर टैक्स की बात हो रही है, जब कैश पर टैक्स की बात होती है, ऐसी कंट्री जहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन, हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 43% नवंबर से बढ़ी जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अभी भी लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन में ही यकीन रखते हैं। अब जब कैश पर टैक्स लगने की बात सरकार फिर से करती है, तो आपको लगता नहीं कि एक अनसेटलिंग फैक्ट होता है? लोगों में ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो हाथ में रखी हुई कैश है उस पर टैक्स लग जाएगा, तो वो क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक डीमोनेटाइजेशन की बात है और उससे रिलेटेड जो कई इम्पैक्ट आने जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट है। डीमोनेटाइजेशन का पर्पस था टेररिज्म पर एक अंकुश लगाना, ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर शिफ्ट हों। और कैशलेस तभी हो सकता है जब लोग कैश विड्रॉल कम करें। और जहाँ तक अभी मैंने सुना कि 3 लाख तक का कैश विड्रॉल पर कोई पाबंदी नहीं होगी, 3 लाख से ऊपर विड्रॉल पर पाबंदी हो सकती है। तो 3 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है कैश विड्रॉल के लिए। अगर कुछ किसी तरह का टैक्स लगता है तो मेरे ख्याल से ये वेलकम होना चाहिए, क्योंकि 3 लाख के एक दिन में विड्रॉल काफ़ी ह्यूज अमाउंट लगता है। और आजकल साधारण जनता जो है, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन करना भी चाहती है तो ये नहीं कि सब 3 लाख कैश रख के करना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हम डिजिटल की ओर ट्रांसफ़र होंगे, डेबिट कार्ड, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड की ओर ट्रांसफ़र होते हैं, तो नेचुरली कैश विड्रॉल कम हो जाएगा। ये है कि ब्लैक मनी पर लगाम लगाने में ये जो कवायद है वो सक्सेसफुल साबित होगी।
कैश पर अगर टैक्स लगता है, क्योंकि अभी इतनी सारी प्रणाली है, इतने सारे चेंजेस हुए हैं नोटबंदी के बाद, हर कदम पर चेक एंड बैलेंस होते हैं कि आप कितना निकाल रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं, कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या वाकई ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए यही कदम सरकार को लेना चाहिए? नहीं, ब्लैक मनी से रिलेटेड ये मैं नहीं मानता इसको। मेन है कि लोगों को डिस्करेज करना कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर शिफ्ट हों। और हर व्यक्ति आज के टाइम में आप देखेंगे कि मोर देन 50% इंक्रीज़ हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन में, और आगे भी और बढ़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के सामने ये है कि भाई कैशलेस बनाने के लिए या डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए आप कितना सक्षम हैं। इंटरनेट की सुविधा, बिजली की सुविधा, पॉस मशीन की सुविधा, ये सारी सुविधा अगर होती है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सक्सेसफुल होगी कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने के लिए, एंड दैट टू 3 लाख एंड अबव। 3 लाख इज ए ह्यूज अमाउंट जो आदमी कैश ट्रांजैक्शन करता होगा। ऑल राइट। एक पहलू पर हमने बात की, इनफैक्ट इसके टैक्स के पहलू पर बात करने के लिए वेद जैन जी आपके पास सबसे पहले हम आएंगे। बीसीटीटी की बात होती है तो पहली बार 1 जून 2005 को लगाया गया था, फिर 2009 अप्रैल तक ये रहा, सरकार ने इसको वापस लिया। कहना था कि इस टैक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए शायद उतना कारगर साबित नहीं हुआ है, कुछ और वजह भी बताई गई है। और तब बीसीटीटी की दर थी 0.1%। अब एक बार फिर से उसको लागू करने की बात की जा रही है ब्लैक मनी कर्ब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करें। जो एक्सरसाइज पहले की गई थी और वापस लिया गया, वो एक्सरसाइज आपको लगता है कि नोटबंदी के बाद सक्सेसफुल होगी आज के टाइम में? देखिए, अभी जो चर्चा हो रही है, हमें सबसे पहले उद्देश्य को डिफाइन करना चाहिए। क्या उद्देश्य है हमारा जब हम बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाना चाह रहे हैं? क्या हम कैशलेस इकोनॉमी चाह रहे हैं? क्या ब्लैक मनी को रोकना चाह रहे हैं? उसके लिए जब तक आप उद्देश्य को डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको उसका अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जैसे जब नोटबंदी करी गई तो मुझे आप ध्यान करेंगे नोटिफिकेशन में 3 उद्देश्य रखे गए थे, एक ब्लैक मनी, काउंटरफिट करेंसी और टेररिस्ट फंडिंग। और कुछ दिनों के बाद उन उद्देश्य को 3 को बढ़ा के कहा गया कैशलेस इकॉनमी। जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, इकॉनमी को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो कैशलेस है या विद कैश है या वो ई वॉलेट है या ये है। अब ये तो किसी का आर्गुमेंट नहीं है कि इकॉनमी को प्रॉप अप किया जाएगा अगर कैशलेस हो जाएगी। तो उद्देश्य इकॉनमी से तो लिंक है नहीं। तो उद्देश्य तो ये है कि हम कैशलेस से क्या ब्लैक मनी के बारे में सोच रहे हैं या कोई और बातें सोच रहे हैं। तो अगर हम ब्लैक मनी के बारे में सोच रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतवर्ष की जनता जो 125 करोड़ की है, उसको कैशलेस इकॉनमी के लिए वो कितनी तैयार है। अभी आपने कहा कि 43% इंक्रीज हो गई नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में जब ये ई वॉलेट वाली जा रहे हैं। राइट। 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं कि 43% किसके ऊपर इंक्रीज हो गई। आपका बेस छोटा है, अगर 1 के 2 हो जाएं तो 100% इंक्रीज हो जाती है। तो ये नहीं मतलब है कि आपने 43% जनता को कैशलेस सिखा दिया। दूसरा, पर फोर्स जब कैश अवेलेबल नहीं था तो आपने वो किया और उससे इकॉनमी को भी हिट हुआ, ये भी सबका मानना है। तो तीसरा आपका सवाल था कि 2005 से 2000 हमने बीसीसीटी लगाया और उसका क्या हल हुआ और क्या पर्पस हुआ। उस समय भी ये कहा गया था कि कैश की ट्रांजैक्शन की ट्रेल रखना बहुत ज़रूरी है, और बाद में 2009 में कहा गया है कि इससे ट्रेल में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आप जब ये 3 लाख की सीलिंग की बात करते हैं और 10 लाख की ओवरऑल कैश की बात करते हैं तो आप बिजनेस एंटिटी को भूल जाते हैं कि एक बिजनेस एंटिटी वो नहीं है जो एक दुकानदार ने एक दुकान खोली हुई है और उसके यहाँ 2 आदमी काम करते हैं। आप उस कॉर्पोरेट को, उस बिजनेस एंटिटी को समझिए जिसकी कि ऑल इंडिया में ब्रांचेज हैं। राइट। उसके यहाँ फील्ड में काम होता है, उसके यहाँ साइट पे काम होता है। तो आप टैक्स जो लगाना चाह रहे हैं, मेरा हिसाब से बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन लगाने के बजाय आप इंसेंटिवाइज करिए कैशलेस ट्रांजैक्शन को। अगर सरकार को लगता है कि कैश छापने में खर्चा पड़ता है, सरकार को लगता है कि ऑडिट ट्रेल के लिए एनकरेज करना है, तो आप ये कह दीजिए कि हम इंसेंटिवाइज करेंगे जो कैशलेस करेगा, रेदर देन पुटिंग ए टैक्स कि आप कैश को बढ़ाएंगे। आपको परसुएड करना चाहिए लोगों को, डिसवेड करने के बजाय टैक्स लगा के करना।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने यहाँ पर कहा कि उद्देश्य यहाँ पर क्या है सरकार का, क्योंकि ब्लैक मनी कर्ब करने की बात कही, उसके बाद इसको और आगे कदम बढ़ाकर कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात कही। लेकिन अगर ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए बीसीटीटी की बात की जा रही है तो इनफैक्ट यहाँ पर असीम चावला, पिछली गवर्नमेंट ने जब बीसीटीटी लगाया था तो उसके बाद वापस लेने के पीछे ये कुछ जो फिगर्स मैं कोट कर रही हूँ, ये कहना था कि पहले साल में कुछ ज्यादा लगभग 220 करोड़ रुपए इससे रेवेन्यू जनरेट हुआ था और 400 करोड़ रुपए दूसरे साल में जनरेट हुआ था। जबकि ऐसा सरकार का मानना था कि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं लगाया गया बल्कि टू कर्ब ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि तब शायद जो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न है AIR उतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ था। अब आज के टाइम में कई ऐसे टूल है जो इसको एक्चुअली मॉनिटर करते हैं, गेज करते हैं काफी ट्रांजैक्शन को, चाहे वो AIR हो, चाहे पैन की बात हो जिसमें अब QR कोड लगने की बात है, तो कई ट्रांजैक्शन अलग अलग लेवल्स पर जरूर ट्रेस होते हैं और मॉनिटर किए जाते हैं। तो ऐसे में बीसीटीटी को लगाना और उसका जो प्रावधान जिसकी बात अब की जा रही है आने वाले बजट में, क्या वाकई ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए यह फायदेमंद होगा? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स का रिजीम था तब ये कहा गया था कि एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, और एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के जो प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में है वो काफ़ी हद तक उसके बाद अमेंड और उनका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइडन कर दिया गया। SIT की जो रिपोर्ट थी उसको एक तरह से जहाँ जहाँ पैन मैंडेटरी कोट होना था रूल 114 के तहत, वो भी आपने दायरा इतना सारा बढ़ा दिया। अगर आप बिग पिक्चर देखते हैं तो 80% एम्प्लॉयमेंट इस देश की वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जनरेट होती है, और 40% इस देश का GDP जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से जनरेट होता है। डीमोनेटाइजेशन का इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुआ कि पहले 34 दिन के डीमोनेटाइजेशन में 35% वर्कफोर्स टेम्परेरली निकाल दी गई, और उसके बाद 50% रेवेन्यू में इमीडिएट डिप आया। ये बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल के वाक्य से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बिजनेस ओवरऑल को ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की हम जो भी चर्चा करते हैं कि वहाँ पर कैशलेस है या कम कैश यूज़ होता है, दो चीज़ें वहाँ आपको देखनी होंगी, रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इन एम्प्लॉयमेंट, और नेशनल GDP में कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। और एक डेलिकेट रीज़न आपको मैं और बताता हूँ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के इंडेक्स हम देखते हैं, बेल्जियम के, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के, वहाँ लेवल ऑफ करप्शन बिल्कुल नहीं है, और उस वजह से कैश की दरकार वहाँ नहीं है। तो अगर आप वो ऑनेस्टी इंडेक्स या इंटेग्रिटी इंडेक्सेस उन कंट्री का देखें और उसको मैप करें और कैश की दरकार देखें, तो एक कारण वो है, एक है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो इसको इंसेंटिवाइज करना ही बेटर होगा रादर देन रिट्रीब्यूशन के। अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करते हैं, 400 करोड़ के रेवेन्यू के लिए ये रेवेन्यू जनरेशन कभी भी नहीं था। पार्थसारथी सोम साहब और जो कमेटीज़ की बात है वो ये है कि ट्रेल या इससे इंफॉर्मेशन हमें मिले। 4 साल में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना इनेबल्ड हो गया, पैन मैपिंग हो गई, इनडायरेक्ट टैक्सेस मैपिंग हो गई, कॉर्पोरेट लॉ सारा पोर्टल पे हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अब गवर्नमेंट को चाहिए डेटा माइनिंग को इस्तेमाल करें, डेटा कलेक्शन में कोई कमी नहीं है। राइट। अब गवर्नमेंट को वेरियस आर्म से जो डेटा कलेक्ट करना होता है उसको इंटेलिजिबली कलेक्ट करें और उसको आगे यूज़ करें, रादर देन एक आम व्यक्ति को या एक छोटे व्यापारी को इस तरह के टैक्सेस में और उनको उलझाएं। बजट आ रहा है, बजट के आने पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हमारी इकोनॉमी इस समय नहीं सहन कर सकती।